बेटा वेलकम टू DDT एकेडमी और एकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं आज कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 क्लास 10th। ठीक है ना। चैप्टर 3 क्लास 10th। और हम ये देखेंगे आज इसमें, पहले तो ये देख लो इसमें क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है। ठीक है ना। हमारे इसमें लीनियर इक्वेशंस में हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो लगभग हटा दिया है। अब देखो क्या कर दिया, इस बार सिलेबस और ईजी कर दिया है। जैसे पहले लगातार हर साल जो है ना सिलेबस को कम ही किया जा रहा है, तुम लोगों के लिए इजी किया जा रहा है सही बताऊं तो। लेकिन हमें तो कहते नहीं, हमें कम दिखाया जाता है तो हमें वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर तुम पिछली चीज़ों से कंपेयर करोगे ना, पिछली क्लासेस से आज से 10 साल पहले की चीज़ों से कंपेयर करो तो तुम्हें लगेगा तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हुआ करते थे पहले, इसी चैप्टर में कई सारे मेथड हुआ करते थे, लेकिन आज हम वो मेथड पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है ना। तो आज इस चैप्टर में देखेंगे 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहले तो मुझे एक चीज़ बता दो, सब लोग वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क समझते हो कि नहीं समझते हो? यानी कि हिंदी में बोले तो चर और अचर। वेरिएबल का मतलब होता है चर और इसका मतलब क्या होता है अचर। ठीक है ना। वेरिएबल का मतलब क्या होता है चर, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है अचर। तो इनका फ़र्क क्या होता है, यही होता है कि चर मतलब क्या होता है जिनकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है। यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी क्या होती है, वैल्यू लगातार बदलती रहती है। जैसे तुमने कहा भाई, मैंने कहा x की वैल्यू 1, तुमने कहा x की वैल्यू 2, तुमने कहा x की वैल्यू 3, तुमने कहा x की वैल्यू 4, इस तरह से। लेकिन अगर मैं बाई चांस यहाँ पे y की मैं एक ये बोल दूँ कि बेटा ये 2 है, मैंने एक नंबर लिखा और नंबर लिख के बोला ये 2 है, तो क्या तुम उसे कहीं बदल दोगे? क्या किसी और दुनिया में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बाहर चले जाओ, क्या 2 को कोई और 2 से अलग कुछ बोल सकता है कि 3 और सब ये 1 है ये 2 है? वो 2 ही रहेगा हमेशा। तो वो कांस्टेंट है, यानी उसकी वैल्यू कभी भी बदल नहीं सकती। जिसकी वैल्यू कभी बदल नहीं सकती वो कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल यानी चर। ठीक है बेटा। तो वो सब हमारी बेसिक सी बातें हैं। अब पहले तो मैं इनकी जनरल फॉर्म बताता हूँ। जनरल फॉर्म क्या होनी चाहिए? जनरल फॉर्म का मतलब हमेशा किस रूप में लिखी होनी चाहिए, उसी रूप में लेके चलना है हमें। ठीक है ना। और उसी रूप से हम हमेशा क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखो 2 इक्वेशंस पढ़नी है। 9th में पढ़ते हैं 1 इक्वेशन और यहाँ पढ़ेंगे हम 2 इक्वेशन। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे पहली इक्वेशन बनती है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होगी 2 इक्वेशंस। ठीक है ना। 2 इक्वेशन है x और y, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है ना। अब जब 2 इक्वेशन है तो इसका मतलब इनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट भी अलग अलग होंगे। मेन अब हमें करना क्या है, मेन हमारा सबसे बड़ा पर्पस क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू। ठीक है ना। इन दोनों को हमें सॉल्व करके क्या निकालना है, x और y की वैल्यू। यही x और y हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है ना। देखो ये इक्वेशंस ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हमें कोई अननोन चीज़ के बारे में हम लेके चलते हैं, कहीं पैरामीटर चेंज हो रहे होते हैं और कहीं चीज़ों को कांस्टेंट रखना होता है, तो हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे साइंस में ज़्यादातर रिसर्च वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम, क्योंकि रिसर्च में हम चीज़ों को क्या करते हैं, चेंज करते चले जाते हैं लगातार, कि आपके कुछ और रखें, आपके कुछ और करें, आपके कुछ और करें। कुछ पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, कुछ पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हैं। तो उन्हीं को हम एक इक्वेशन का रूप दे देते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उन पैरामीटर्स की क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना। उसी को देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू हमारी फाइनली इसकी है। यानी हम कुछ भी चेंज करेंगे तो क्या निकलेगा। ठीक है ना। अगर हम इसकी वैल्यू को और भी चेंज करें तो दूसरी वैल्यू आ सकती है। तो इसलिए रिसर्च में बड़ी इक्वेशन यूज होती हैं। अगर देखा जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ज्योमेट्री जो होती है, ये लीनियर इक्वेशंस, ये हमारी बहुत आगे तक काम आती हैं। ये तो तुम केवल 2 वेरिएबल्स की पढ़ रहे हो। आगे जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होते चले जाएंगे, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाओगे, जैसे कि मान लो कई सारे वेरिएबल्स हैं x y w z, इस तरह तक भी इक्वेशंस होती हैं। ठीक है ना। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जब तक जितने वेरिएबल हैं और उतनी इक्वेशन, पहले तक कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर, 2 वेरिएबल हैं। कौन कौन से, x और y, और कितनी इक्वेशन है, तो इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेटिव कंडीशन। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेटिव कंडीशन। यानी इसको फाइंड किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर ये ही मान लो यहाँ पे 3 वेरिएबल होते, यहाँ पर क्या होते, 3 वेरिएबल x w y या x y z, ठीक है, w छोड़ो, x y z। ठीक है ना। अगर यही 3 वेरिएबल्स होते x y z, तो और 2 इक्वेशंस होती, तो क्या ये कंडीशन कैसी होती, डिटर्मिनेटिव इनडिटर्मिनेटिव? तो उससे बोलेंगे इनडिटर्मिनेटिव, यानी कि उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस, तो कैसे हो जाएगी, वो तीसरी वेरिएबल सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, वो डिपेंडेंट दिखाएगा एक्स और वाई की टर्म्स में। क्या दिखाएगा, डिपेंडेंट।
अब एक्स और वाई को अगर सॉल्व कर लोगे तब जाके उसकी वैल्यू निकलेगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो वो सब चीज़ें हम नहीं जा रहे, वो आगे तक जाके हैं, लेकिन बस तुम्हें फिलहाल क्या याद रखना है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को कैसे निकालना है। थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ, और हिंदी में बोले तो गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में गुणांक। इसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वाई, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, यानी कि अचर। क्या बोलेंगे? अचर। सेम कंडीशन यहाँ पर ही वही है। A2 क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, B2 क्या है? वाई का कोफिशिएंट है, और C2 क्या है? कांस्टेंट, ठीक है ना। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का कि अब सबसे बड़ी बात है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो सर हम कैसे निकालेंगे इसको? निकालने के इसके तरीके होते हैं, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इनके मेथड्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला मेथड आता है ग्राफिकल मेथड। क्या होता है? ग्राफिकल, ग्राफ्य विधि, ग्राफिकल मेथड। क्या होता है? ग्राफिकल मेथड, ग्राफ्य विधि, ठीक है ना, ग्राफ्य विधि। दूसरी, यानी इसे हिंदी में बोले तो ग्राफ्य विधि। दूसरी बात आती है हमारी इसको सॉल्व करने का तरीका। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तीसरी विधि आती है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना। अब तुम कहोगे ये सब क्या है सर? कोई बात नहीं, अभी बताएंगे सबको। एक आता है एलिमिनेशन मेथड, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। चौथी विधि आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। और पांचवी विधि एक और होती है, लेकिन वो उसके लिए एप्लीकेबल है जब वो लीनियर इक्वेशन ना हो, जब वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? 1/x हो, ठीक है ना, वो लीनियर इक्वेशन नहीं कही जाएगी। तो वो मेथड हम बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। फिलहाल ये 4 मेथड होते हैं बेसिकली इनको सॉल्व करने के। अब तुम कहोगे क्या सर सारे पढ़ने पड़ते हैं? सारे पढ़ने पड़ते हैं, आंसर सबसे सेम आता है। लेकिन ध्यान रखना, पेपर में अगर वो कुछ नहीं कहता है, रख दो इसे, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है ना। पेपर में अगर वो कुछ नहीं कहता है, पेपर में अगर वो कुछ नहीं कहता है कि भैया सॉल्व कर, बस सीधे जा जाए सॉल्व दिस इक्वेशंस, तो इसका मतलब तो इनमें से चारों में से कोई सा मेथड यूज कर सकते हो जो तुम्हें इजी लगे। और ज़्यादातर मेथड हमें सबसे इजी लगता है एलिमिनेशन। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि। हिंदी में बोलते हैं इसे विलोपन, विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं वज्र गुणन विधि। क्या बोलते हैं? वज्र गुणन विधि। अब ये विधि जो है हट चुकी है, इसको हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे में है ही नहीं है इस बार कोर्स, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है नहीं, मेनली हमें ये सब पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, ज़्यादा ईजी मतलब ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसी को लेके चलेंगे। अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं आगे इसके बाद। अब देखो ये तो हो गई हमारी इस तरह की सॉल्यूशन निकालने की विधियाँ, इनके बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड, जहाँ तक कुछ बच्चे भी सुबह थे तो मैंने देखा था जब हमने ग्राफिकल मेथड बताया तो समझ में आ गया वो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं इसे? विस्थापन विधि, विस्थापन विधि, ठीक है ना। और इसे बोलते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है बेटा। तो ये अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लास्ट में देख रहा हूँ ये सिलेबस में नहीं है, बस ये 3 हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। ये जरूरी है, ग्राफिकल मेथड हमेशा पूछा जाता है। इन दोनों में से ना मोस्टली हम ज़्यादातर ये यूज करते हैं जब वर्ड प्रॉब्लम करते हैं ना, तो इसको तुम देखोगे ये ज़्यादा ईजी लगता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में वो भी ईजी है, वो तुम डिसाइड करना कौन सा तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादातर जो सॉल्व करवाता हूँ कौन सा करवाता हूँ? एलिमिनेशन मेथड। लेकिन वो डिसाइड तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो अच्छा लगे कर लेना सॉल्व। और मुझे पता है तुमको तीनों ही मेथड सही लगेंगे, ग्राफिकल मेथड और ईजी लगेगा जब तुम सॉल्व करोगे। तो बेटा अब ये तो हम धीरे धीरे एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों इक्वेशंस हमें दी जाती हैं, ठीक है ना, और कई बार ये होता है कि हम इसको सॉल्व भी कर लें मेथड से, फाइनली लास्ट में पता लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है।
फाइनली लास्ट में क्या पता लगता है कि ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। अब जब इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो रही तो हम क्या पागल हैं जो लगे ही जा रहे हैं, लगे ही जा रहे हैं, है कि नहीं? यानी हम तो मेथड हम लगे पड़े हैं भाई, पूरे सुबह से लेकर शाम तक हमने इक्वेशन सॉल्व करने में ही लगा दिया, सर इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हुई, है ना। और फिर सर के पास पूछने आए कि सर इक्वेशन सॉल्व नहीं, तो मैंने कहा इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं था, तो क्या हो जाएगा फिर? तो भाई लगे रहे हम पूरे दिन भर पर हमसे कुछ हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो कि क्या होते हैं ये बताएंगे कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें पता लग जाएगा किसके सॉल्यूशन हैं और किसके सॉल्यूशन नहीं हैं, ये हमें पहले ही पता लग जाएगा, ठीक है ना। यानी हम इसे विदाउट क्या करके, विदाउट इन चीज़ों को यूज किए बिना हम बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं और कौन सी इक्वेशंस के सॉल्यूशन नहीं हैं। तो ठीक है ना, और कितने सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तीन ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो इसके यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक मतलब x की सिंगल वैल्यू हो, y की भी सिंगल वैल्यू हो, मतलब x की एक ही वैल्यू निकलेगी, कोई सी भी हो सकता है, 2 या 3 4 कुछ भी हो सकता है, वो x बराबर 2 भी हो सकता है, x बराबर 4 भी हो सकता है, लेकिन एक ही वैल्यू निकलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझना मेरी बात को पूरी अच्छे तरीके से। x की एक ही वैल्यू निकलेगी और y की भी एक ही वैल्यू निकलेगी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती, वही रहेगी, चाहे तुम चारों मेथड से निकाल लो। तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। और उसे हिंदी में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन को अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी एक ही हल, जिसका एक ही हल होगा। दूसरी कंडीशंस होती हैं कि हमारे पास कई सारे सॉल्यूशन निकल के हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे, हम x की वैल्यू रखते जा रहे हैं, x की वैल्यू 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 आ रही है, अनगिनत आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं होके दे रहे। तो ऐसों को बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल, यानी इक्वेशन के अनंत सॉल्यूशन। मतलब हम कुछ भी रख रहे हैं दूसरी वैल्यू आ जा रही है, कुछ भी रख रहे हैं दूसरी वैल्यू आ जा रही है, x की जगह रखा y की आ गई, y की जगह रखा x की आ गई, मतलब वैल्यू खत्म होने का नाम नहीं ले रही, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब एक कंडीशन देखो, एक हो गया, अनंत हो गई, बचा क्या? जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। ये तो तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है एक हो, या बहुत सारे हों, या फिर क्या हो ही ना, या तो एक हो या बहुत सारे हो ही ना। तो अब हम इन और वो कैसे पता लगता है, और वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगता है हम कंपेयर करेंगे इनके कोफिशिएंटों को, इनके दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंटों को हम कंपेयर करेंगे, तब हम बताएंगे कि क्या होता है, कि इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन नहीं है। देखो इधर आराम से, कोई बात नहीं, छोड़ो से, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा ना, बस हाँ तो लगा दो, कोई बात नहीं। चलो तो बेटा, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखो तो अब हमने क्या बताया, अब इनके हमने क्या बोला कि इनके दोनों के दोनों रेशियोज़ को, यानी कि कोफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। उसी कंपैरिजन से पता लगता है कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और ये बता दे रहा हूँ, सुन लो अच्छी तरीके से, इसी कंपैरिजन पे एक क्वेश्चन जरूर मिलता है पेपर में, 3 या 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, 3 मार्क्स का भी होता है, इनके जस्ट कंपेरिजन पर ही, ठीक है ना। कंपेयर द वेरिएबल्स, तो हमारी हेडिंग है अगली वाली, कंपेयर द कोफिशिएंट्स, कंपेयर द ऐसे लिख लो, A1 B1 C1 एंड A2 B2 एंड C2, सॉरी, ठीक है ना। ये लिख दो, क्या लिख देंगे हम? A1 B1 और ये C2, इनको कंपेयर करेंगे हम थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा क्या पूरा ही करेंगे, है ना। अब इनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता दूं, तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। क्या समझ में आना चाहिए? मान लो मैंने ऐसे लिखा 2x - 3y = 6, और मैंने एक इक्वेशन ऐसे लिखी 4x - 7y = -10। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि जनरल फॉर्म है कि नहीं, हमारी इक्वेशन की जनरल फॉर्म है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं? ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी। पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना। क्यों नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म? यहाँ देखो दोनों में बराबर 0 था, दोनों बराबर 0 था, तो क्या है बराबर 0 है? तो हमेशा ध्यान रखना, पहले बेटा सभी इधर देखो, तो पहले जो है ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? 2x - 3y - 6, ये 6 इधर आगे क्या हो जाएगा? -6। अब हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे ही देखो इसे बनाओगे तो 4x - 7y और ये -10 इधर आगे क्या हो जाएगा? +10 बराबर 0। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म हुई? हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है ये, तो अब मुझे एक एक करके बता दो A1 की वैल्यू क्या होगी? A1 की वैल्यू, ये हमारी एक इक्वेशन तो ये हो गई, और एक इक्वेशन हमारी क्या हो गई? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे कह रहे हैं? क्योंकि बराबर में 0 है, ठीक है ना। अच्छा A1 की वैल्यू, बहुत बढ़िया, ये हो गई ना A1 की वैल्यू। और B1 की वैल्यू, बहुत बढ़िया, -3 बेटा, यही ध्यान रखना है बस। क्योंकि देखो हमारी इक्वेशंस कैसी थी, बिल्कुल न्यू नवेली, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह, बिल्कुल एकदम, है ना, एकदम कोई वो उसमें कुछ नहीं है, सारे प्लस हैं, यानी कोई वायरस नहीं है। माइनस मतलब वायरस,
यहाँ कोई वायरस है इसमें? कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल एकदम न्यू, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन बीमारी कौन लेके आता है? ये A1 B1 और C1 लेके आते हैं। बीमारी कौन लेके आता है? A1 B1 और C1। इसका मतलब जो भी वायरस आएगा, ये जो माइनस है, माइनस नाम का वायरस जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा? B1 A1 C1 की वजह से। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू होगी? B1 की। यानी मैं -3 बोलूँगा। अगर तुम 3 बोलते हो तो इसका मतलब तुमने B1 को तो 3 बोल दिया और वायरस किसके हाथ लगा दिया? Y के। तो इसका ना ये B1 का वायरस है, इक्वेशन का वायरस नहीं है। ऐसी C1 का बताओ मुझे, -6। ऐसी A2 का बताओ, तुम बताओ बेटा पीछे वाले, ये बताएगा B2 की वैल्यू, A2 की 4x, B2 की वैल्यू बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया बेटा, मज़ा आ गया, वाह, ठीक है ना। तुम बताओ C2 की वैल्यू। C2 की वैल्यू देखो, कहाँ है C2? C2 कहाँ दिखाई दे रहा है? ये है C2, ये है C2, ये है C2, कितना ये? तो 10 बोलो ना बेटा। हाँ, माइनस कहाँ है यहाँ पर? प्लस है, देखो यहाँ प्लस। तो C2 की वैल्यू क्या हो गई? निकम्मे सुधर जा, ठीक है ना। C2 बराबर क्या हो जाएगा? 10। C2 बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो भाई यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? C2 बराबर 10। तो अब तुम पहले बताओ इक्वेशंस की इस तरह से कोफिशिएंट्स को निकाल लोगे? ये पहले मैंने इसलिए बताया क्योंकि कंपेयर करने से पहले लिखोगे भी तो सही। तो लिखने के लिए पहले तो अगर इक्वेशन ऐसे दे रखी है तो आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबको लिखना है। जब लिखोगे उसके बाद कंपैरिजन शुरू होता है। पहला पॉइंट आता है, ध्यान रखना, पहला पॉइंट, ठीक है ना। पहला पॉइंट में ध्यान रखना, अगर A1 अपॉन में A2, हमने A1 अपॉन में A2 निकाला, A1 और A2 को क्या करा? डिवाइड करा, ठीक है ना, और B1 और B2 को डिवाइड करा। जब A1 और A2 और B2 और B1 और B2 को डिवाइड करके निकाला तो हमने देखा ये क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 1। चेक कर लो, यहाँ पे एग्जांपल ले लो ना। A1 अपॉन में A2 क्या था? 2 अपॉन में 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। B1 अपॉन में B2 क्या था? -3 अपॉन में -7। क्या ये दोनों इक्वल है? पहले बताओ। तो इसका मतलब A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 क्या हो गया? नॉट इक्वल टू। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है पहले ही तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन का क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यानी हमारा पहला पॉइंट क्या बना? इक्वेशंस, ठीक है ना, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका मतलब अद्वितीय हल है, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये हो गया, यानी सिंगल सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलोगे? समीकरणों का अद्वितीय हल है। समीकरणों का क्या है? अद्वितीय हल है। दूसरा पॉइंट क्या है? इक्वेशन हैज़ कर दो, इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है ना, इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनेगी तो वो दो तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन में तुम्हें ये भी बोल सकता है यूनिक इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यूज, कुछ भी पूछ सकता है। दूसरी कंडीशन क्या बोलेगा कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। कैसे? तीसरा पॉइंट बताता हूँ कैसे। एक लाइन ऐसे होगी और एक लाइन ऐसे, मतलब एक पॉइंट पे कट करिए, ये हो जाएगा हमारा x, y, यही हमारी वैल्यू होगी, ठीक है ना, x, y की, ठीक है भाई। समझ आया कि नहीं आया? तो L1 और ये क्या हो जाएगी? L2, लाइन 2 हमारी, ठीक है ना, L1 लाइन 1 और लाइन 2, यानी जो रेखा है हमारी वो इस तरह से काटेंगी हमेशा। ग्राफ पे भी यही आएगा, ग्राफ पे भी ऐसी, इसलिए जो मैं बनाऊंगा ना तीसरे पॉइंट में, मैं वही बनाऊंगा जो ग्राफ पे बनेगा। तो ग्राफ पे हमारे कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, यानी एक लाइन एक दूसरे को काटती हुई इस तरह से। तो इसका मतलब देखो, एक और चीज़ ध्यान रखना, लाइन जितनी बार दूसरी लाइन को काटेगी उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ लाइन ने कितनी बार काटा? 1 टाइम। तो कितने सॉल्यूशन है? 1 सॉल्यूशन। इसलिए क्या बोला था? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? क्या करा हमने कि दोनों को कंपेयर किया, तो पहला ही जो जोड़ा था, पहला जोड़ा A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2, यही क्या हो गया? नॉट इक्वल हो गया। जब ये नॉट इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। कैसे करेंगी? इस तरह से करेंगी। अब मेरी बात क्लियर हुई? आ जाओ दूसरा केस। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे केसेस में। दूसरे केस में क्या होगा? अगर मान लो A1 अपॉन में A2
इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2 हो जाए, या फिर कंडीशन क्या हो जाए, या फिर कंडीशन क्या हो जाए, इक्वल ही हो जाए तीनों। मैं ये मान लेता हूँ तीनों इक्वल है, ये तो कंडीशन हो सकती है भाई, पहला नॉट इक्वल और पहला इक्वल और दूसरा नॉट इक्वल, यही तो कंडीशन होगी भाई। पहले नॉट इक्वल था, अब क्या हो गया, पहला तो इक्वल हो गया लेकिन दूसरा क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। तो इसका मतलब इसका पॉइंट बनेगा पहला कि इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, यानी इसका कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है, इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट यानी कि लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट कैसा, तीसरा पॉइंट मतलब ऐसे एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी कैसे होगी, बिल्कुल रेल की पटरी की तरह बिल्कुल, क्या ये कभी मिल पाएंगी, और जब कभी मिलेंगी नहीं तो सॉल्यूशन होंगे नहीं, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक सॉल्यूशन बनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ना मिली ना सॉल्यूशन बने, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन। तो अब तुम्हें पेपर में पता कैसे बोल सकता है, पेपर में ये भी बोल सकता है इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, बता दो। दूसरा ये बोल सकता है लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो तब भी तुम्हें समझ जाना है कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ठीक है बेटा, ओके, कॉपी कर लो इसे। तो बेटा देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है हमें इसमें, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन है ना, इसको एक और चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत, क्या बोलेंगे, असंगत। अगर कभी कभी ऐसे ही बोल देना असंगत है, तो कौन सी समीकरण असंगत हल होंगे या संगत हल होंगे, तो ध्यान रखना इसको बोलते हैं असंगत, क्या बोलेंगे इसको, असंगत, ठीक है बेटा। तो अब हमारी जो दूसरी कंडीशन है क्या हो गई, वो देना, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन हमारे, अब ये दो मेथड्स हमने देख लिए, दो मेथड्स क्या, दो हमने, अब थर्ड पार्ट क्या होगा, तो हमारे ये तो पहला क्या बोलता है कि दोनों इक्वेशन अगर A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू हो जाए B1 अपॉन में B2, दूसरी कंडीशन ये थी A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अब सबको पता है तीसरी कंडीशन क्या होगी, ठीक है, तीसरी कंडीशन होगी हमारी A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C, तीनों के तीनों क्या हों, बराबर हों। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, पहला पॉइंट, ए इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट यानी मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है भाई। अनंत हल होंगे, क्या होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये होगी लाइन्स आर कोइंसिडेंट यानी कि रेखाएं समपाती होंगी, क्या होंगी, समपाती मतलब, और इसको एक और चीज़ बोलेंगे सॉल्यूशन आर कंसिस्टेंट, यानी डिपेंडेंट, ठीक है ना, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, आश्रित, इसे बोलते हैं आश्रित, यानी इसे संगत बोलेंगे, क्या होंगे, संगत हल होंगे इनके, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होगी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफ में, भाई देखो सुनो, एक लाइन ये थी लाइन 1, ठीक है, लाइन 1 ये है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन चलेगी, ये कभी अलग होंगे नहीं, इनके सॉल्यूशन रुकेंगे नहीं, ये कभी अलग होंगे नहीं, इनके सॉल्यूशन रुकेंगे नहीं, मतलब लाइन के ऊपर लाइन, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, लाइन एक बार कट करेगी तो एक सॉल्यूशन, लाइन कट नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं, और लाइन के ऊपर लाइन है तो उसका मतलब लगातार टच होती जा रही है, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस रुकेंगे नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते जाएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है बेटा,
तो इतना इसको देख लो, ये हमारी कंडीशन है, 3 कंडीशन है। इन्हीं तीनों कंडीशंस के ऊपर आपको कभी ये कह के सॉल्यूशन पूछ लेगा, कभी ये कह कर पूछ लेगा, कभी ये कह के पूछ लेगा। यहाँ पे बस तुम्हें क्या देता है, वो इन तीनों इक्वेशन में ना k की वैल्यू रख देगा, यहाँ m की वैल्यू रख देगा, m दे देगा, यहाँ k दे देगा, और आपको बता भी देगा इक्वेशन हैज़ मैनी सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है ना। पहले तो हम चीज़ों को देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो जैसे तुम्हारी बुक में 3.2 एक्सरसाइज है, उसका दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं, डिफरेंट तरीके से पूछे हुए, यूनिक सॉल्यूशन के और मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, इनके बेसिस पे पूछा हुआ है। फिर ये पूछा हुआ कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इसके बेसिस पे पूछा हुआ है। फिर ये पूछा हुआ है पैरेलल से लाइन, कोइंसिडेंट लाइन या इंटरसेक्टिंग है, ये पूछा हुआ है। उन तीनों में डिफरेंट तरीके से हमारा पूछा हुआ है। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, चलो ठीक है। तो बेटा इस पे देखेंगे हम लोग। अब सबसे पहले अब हमारा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल है तुम्हारा 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब हम चेक करते हैं। इसमें पूछा हुआ है, ये बताना है आपको कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है ना। सबसे पहले मुझे बताओ क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए इसमें? A1, B1, C1, A2, B2, C2 इनकी वैल्यू निकालना। बताना मुझे क्या क्या, कौन जिससे पूछूंगा। पहले तो बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मुझे बताओ A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 3। बहुत बढ़िया। अच्छा, C1 की वैल्यू 12। देख लो, बात है नहीं। A2 18, B2 6, C2 24। ठीक है भाई। A1, B1, C1 ऊपर वाले और नीचे से A2, B2 सारी प्लस में है, इसलिए कोई माइनस नहीं है। चेक करते हैं। पहला हम सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना। यहाँ सॉल्यूशन है हमारा, हम सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो A1 अपॉन में A2, A1 की वैल्यू 9 है और ये A2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में 2। B1 अपॉन में B2 की वैल्यू निकालो। तरीका कैसे करेंगे सॉल्व करने का, यही है। 3 अपॉन में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या है? 1 अपॉन में 2। C1 अपॉन में C2 12 अपॉन में 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 1 अपॉन में 2। सारी वैल्यू सेम है कि नहीं है? तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या? A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। क्या हो जाएगा? 1/2। इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा? लाइन्स, यानी कि लाइन्स आर कैसी होंगी? बहुत बढ़िया, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी रेखाएं एक दूसरे के समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती होंगी। ठीक है ना। कैसी होंगी? समपाती। रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी? रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है भाई, कर लोगे। दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में क्या बताना है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर मान लो ये वाली कंडीशन आ गई तो कंसिस्टेंट, ठीक है ना। ये कैसा हो? कंसिस्टेंट है कि नहीं है? और अगर नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ गई तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो इसे ये उतार लोगे? अभी उतारा नहीं उतारा? चलो कॉपी कर लो फिर इसके बाद। ठीक है ना। चलो बेटा, ठीक है। देखो, तो इसमें हम क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन है ये और है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या डिवाइड की फॉर्म है। कई बार बच्चे सोचते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसके नीचे क्या है? 1, इसके नीचे भी क्या है? 1। पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम सबका एलसीएम ले लेंगे। जैसे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3, तो 4x तो ऊपर था, 1 3 जा 3, तो कितनी बार में जाएगा? 3 में। तो क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6y इक्वल टू 8। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6y बराबर 3 8 जा 24। इसको इधर लेके आओ, 4x प्लस 6y माइनस 24 हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसी इस वाली इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है। अब वही काम करते हैं, दोबारा क्या काम करते हैं? A1 की वैल्यू बताओ मुझे, B1 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू माइनस 24, A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू 12। करो कंपेयर। A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2, 4 अपॉन में 6, 4 अपॉन में ये। या एक काम कर लेगा, जब भी ऐसे कन्फ्यूजन हुआ करे ना तो नीचे नीचे लिख लिया करो, उससे तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू 3, C2 की वैल्यू। अब देखो क्या हो जाएगा, तुम्हें अब दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे लिख दोगे, है ना। जैसे A1 अपॉन में A2,
4/2, यहाँ से 2 2 जा 4, 2/1। ऐसे ही B1/B2 क्या हो जाएगा 6/3, 3 2 जा 2/1। ऐसे ही C1/C2 -24 -12, माइनस से माइनस 12 2 जा 24, क्या आया सारे इक्वल हैं कि नहीं है, यानी A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 बराबर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन्स आर कंसिस्टेंट, यानी कि संगत हल होंगे इसके, संगत हल। ठीक है भाई, यही आंसर हो जाएगा। नहीं, मैंने सॉल्यूशन नहीं पूछा ना उसने, संगत और मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछा हुआ है। अगर वो पूछता है मैनी सॉल्यूशन तो मैनी सॉल्यूशन लिख दो, लाइंस पूछता है तो लाइंस लिख दो। ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से हम पहले इस चीज़ों को ध्यान रखना, इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है, जब उसके बाद करना इन क्वेश्चंस को। देखा कोई मुश्किल क्वेश्चन है तो ये इंट्रोडक्शन है ना इस चैप्टर का, और ये कुछ हमारी कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस क्या बता रही हैं, ये सॉल्यूशन करने से पहले ही बता दे रही हैं कि कौन सी इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे कौन सी नहीं है। यानी कि जिसके नहीं होंगे फिर हमने करने की जरूरत है क्या, जिसका नहीं होगा, जिसका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ जाएगा हम उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, वहीं छोड़ देंगे। तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें ये फ़ायदा हो गया कि अब हमें आगे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी पे मेहनत करेंगे जिसका कोई हल निकलेगा या जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम ग्राफे मेथड से सॉल्व करेंगे, मैनी सॉल्यूशन होगा तो हम ग्राफे मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन जब इनकंसिस्टेंट कंडीशन आ जाएगी तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें देखना सभी लोग, ग्राफिकल मेथड हम उसमें पढ़ेंगे और उस ग्राफिकल मेथड को देखेंगे कैसे दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उनको कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ की मदद से हमें कैसे सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है बेटा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, वेलकम।